हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का बुक 2 जो है हमारी सेकंड बुक, उसका चैप्टर फर्स्ट। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ज़्यादातर आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी में आपको एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है, यानी कि ओनली 5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। सेक्शन सी जो आपका आता है वो 3 नंबर का आएगा। सेक्शन डी में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों ही सेक्शन को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और आपको नोट्स हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हो। गूगल पे जाके आपको eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद क्लास 12th में जाना है, फिर अपने सब्जेक्ट में जाना है, जिस सब्जेक्ट के भी नोट्स पढ़ना चाह रहे हो। इस तरीके से आपके सामने टेबल आ जाएगी, यहाँ पे जाके आप आराम से नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सारे चैप्टर ऑलरेडी बुक 1 और बुक 2 के जो जो मिड टर्म में आ रहे हैं वो सारे मैंने करा रखे हैं। ठीक है, इनको जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर की डिटेल वीडियो होती है, यहाँ पे चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत विस्तार से समझाया जाता है। आप अच्छे से समझोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर भी जल्दी से याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान है, इसका आपको विश्लेषण करना है। देखिए, होता क्या है कि भारत के अगर आप नक्शे को देखते हो, मानचित्र को देखते हो, तो आपको कुछ राज्य ऐसे भी दिखेंगे जहाँ पे जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ राज्य आपको ऐसे भी दिखेंगे जहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को आप देखोगे, वहाँ पे जनसंख्या आपको कम दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ आप बिहार, यूपी जैसे स्टेट को देखोगे तो यहाँ पे आपको जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यही जनसंख्या का असमान वितरण है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इसी का हमको क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अपने देश में जो लगभग 76% आबादी है वो इन स्टेट में रहती है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। यानी कि ये कुछ गिने चुने राज्य हैं हमारे, जहाँ पे हमारे देश की 76% आबादी रहती है और बाकी की जो 24% आबादी है वो बाकी सारे स्टेटों को मिलाकर रहती है। तो आप समझ सकते हो, यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बाकी राज्यों में जनसंख्या जो है इनके मुकाबले तो काफ़ी कम है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि कुछ भौतिक कारक देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक कारक में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे भौतिक कारण जिसकी वजह से लोग ऐसी जगह, ऐसे राज्यों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो, कृषि या अन्य के लिए एक बेहतरीन जो इनको भौतिक वातावरण मिल जाता है, उसके कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या में असमान वितरण देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर लोग कहाँ पे बसना पसंद करेंगे, जहाँ पे उपजाऊ भूमि हो, जहाँ पे वो आसानी से कृषि कर सकते हैं, जहाँ पे जल उपलब्ध हो। ठीक है, ताकि उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। उबड़ खाबड़ जगह पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, समतल पे, प्लेन पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ भौतिक असमानताएं हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ समतल है, ठीक है, पानी उपलब्ध है, नदियाँ हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, जैसे मान लो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे जनसंख्या आपको कम दिखती है। तो ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया कि जो राज्य जहाँ पे मतलब उपजाऊ भूमि होती है, जो मैदानी इलाका होता है, जहाँ की जलवायु अनुकूल होती है, वहाँ पे बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकती है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप भौतिक कारकों में बता सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, असमान औद्योगिक विकास। अब औद्योगिक विकास के नजरिए से देखें हम, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। मैं आपको दोबारा आसान शब्दों में समझा दूं। देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे समतल है, नदियाँ हैं, जमीन उपजाऊ है, ठीक है, लोगों को कृषि करने के लिए वहाँ पे बेहतरीन भूमि मिल जाती है, पानी मिल जाता है, सब मिल जाता है, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही औद्योगिक विकास के नज़रिए से देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे औद्योगिक विकास ज़्यादा हो रखा है, जहाँ आपको उद्योग मिलेंगे, इंडस्ट्री मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा बसते हैं, यानी वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ पे उद्योग वगैरह नहीं होते, कृषि की भूमि भी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे लोग कम मिलते हैं देखने को। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा औद्योगिक विकास। यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में अगर हम देखें तो यहाँ पे कृषि के साथ साथ, कृषि तो होती है यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे औद्योगिक विकास भी हुआ है। इस औद्योगिक विकास के कारण जो जनसंख्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे संकेंद्रित आपको दिखाई देती है, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि खेती के लिए ज़मीन है तो खेती करने वाले किसान भी होंगे, और वहाँ पे इंडस्ट्री है तो जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर है वो भी होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या आपको ज़्यादा दिखेगी।
थर्ड पॉइंट यहीं पे है कि विभिन्नता, देश में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवस्थितियां हैं जिसकी वजह से देश में जनसंख्या का वितरण असमान है। अब देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जिनका सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है, किसी का धार्मिक महत्व है, किसी का ऐतिहासिक महत्व है, तो ऐसी जगह पे आपको जनसंख्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि के आर्थिक स्तर की दृष्टि से हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है उसको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक ऐसे लोग होते हैं जो साल में कम से कम 183 दिन जो है काम करते हैं। ये लोग मुख्य श्रमिक कहलाते हैं क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का इनको काम मिल जाता है, तो ये मेन वर्कर के रूप में काम करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीमांत श्रमिक। इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको 183 दिन से कम दिन तक ही काम मिलता है, ऐसे लोग सीमांत श्रमिक कहलाते हैं, यानी 6 महीने से भी इनको कम ही काम मिलता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आश्रमिक। ऐसे लोग जो या तो बेरोजगार हैं या फिर वो आश्रित है, ठीक है, तो ये आश्रमिक हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कोई काम नहीं करते, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप अपने माता पिता पे क्या हो, आश्रित हो, तो आप भी किस कैटेगरी में आ जाओगे, आश्रमिक में आ जाओगे। फिर इसके बाद जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद आप या तो इस कैटेगरी में जाओगे या इस कैटेगरी में जाओगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम भी करना चाहते हैं लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता, ठीक है, तो ये भी एक आश्रमिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप इसे बता सकते हो, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो कब अपनाई गई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। देखिए अब आपको बुक में इसके 2-3 आंसर मिल सकते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल में भी अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, तो कन्फ्यूजन होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी संसद में ये जो राष्ट्रीय युवा नीति है 1988 में लाई गई थी, समझ रहे हो, 1988 में लाई गई थी। इसके बाद हमारी सरकार ने इस नीति को 2003 में अपना लिया था, ठीक है। फिर फरवरी 2014 के आसपास भी इसको लाया गया था, ठीक है, फरवरी 2014 में भी ये लाई गई थी, तो इसको अपनाया गया था। तो ये तीनों डेट है, 1988 में भी लाई गई थी, 2003 में इसको अपना लिया गया था, 2014 में भी अपना लिया गया था। यानी राष्ट्रीय युवा नीति के जो उद्देश्य हैं वो थोड़े थोड़े बदलते गए हैं समय के साथ। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई थी, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, जो हमारे युवा हैं, जो किशोर हैं, उनका विकास हो, ये इसका उद्देश्य होता है। उनको बेहतर मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है, ताकि वो देश के लिए क्रिएटिव बन सके, देश का विकास करें आगे जाके, और देशभक्ति की भावना उनके अंदर जगे, उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके, ये इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो आपकी 2003 वाली है, इसमें जो एज मानी गई है वो आई थिंक 13 से 35 साल मानी गई है, ठीक है, 13 से 35 साल वाले युवा होते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो आपका दूसरा है, जो 2014 वाली है, उसमें 15 से लेके 29 साल या 15 से लेके 29 या 30 साल के आसपास माना जाता है। एक बार बुक में आप देख लो, ठीक है, आपको वहाँ कंफर्म हो जाएगा, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है। तो ये इसके आसपास की कुछ एज मानी जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग समय पे आई है, तो उसके अलग अलग उद्देश्य हैं, तो बस आपको ये दिमाग में रखना है अपने। अगला क्वेश्चन देखो, किशोरों की सामने जो मेन चुनौतियां हैं वो कौन सी है, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आज के समय में जो किशोर हैं, जो अडल्ट हैं, उनके सामने क्या समस्या। अब किशोर कौन होते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 13 साल से लेके 19 साल कि जो हमारी टीन एज वाले होते हैं ये किशोर कहलाते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग विद्वान इसकी एज को और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो सबके अलग विचार होते हैं। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि इस एज ग्रुप में जो आते हैं वो हमारे किशोर होते हैं। तो किशोरों के सामने समस्या है निरक्षरता। ज़्यादातर जो किशोर वर्ग है, ठीक है, खासकर अगर फीमेल्स की बात करें तो वो निरक्षर हैं, उन, ठीक है, जिसका कारण क्या है कि वो अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, तो ये है एक समस्या। दूसरी समस्या जो है वो ड्रग्स, यानी कि नशा वगैरह करने लग जाते हैं। ज़्यादातर जो किशोर हैं वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, स्कूल को बीच में ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, औषध में यानी ड्रग्स वगैरह लेना लग जाते हैं, शराब वगैरह पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। इसके कारण वो रास्ता भटक जाते हैं और ऐसे लोग समाज के लिए एक समस्या, अभिशाप बन जाते हैं। फिर बाद में अगर वो नशा करेंगे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जाएंगे, जेब काटेंगे, हत्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो ये देश के लिए एक अभिशाप बन जाते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है विवाह की निम्न आयु। एक समस्या ये है कि कम उम्र में विवाह शादी कर दी जाती है,
जिसके कारण जो मातृ मृत्यु दर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो लड़की है कम उम्र में अगर शादी हो जाएगी, अगर वो माँ बनेगी तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, उसको समस्या आ सकती है, तो उसमें मातृ मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि उचित मार्गदर्शन का अभाव। जो किशोर हैं उनको अच्छा नहीं मिल पाता, ठीक है, उनको सही सलाह नहीं मिल पाती, इसके कारण भी कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, ठीक है, गलत जगह चले जाते हैं। तो ये भी एक इसका कारण बन जाएगा। पांचवा है अन्य चुनौतियां, जैसे HIV, एड्स या फिर किशोरी माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो किशोरों के सामने आती हैं। तो आप इस पॉइंट को भी पेपर में लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वृद्धि दर क्या का क्या अर्थ है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेके आज तक जो 4 अवस्थाएं हुई है, जिसको हम क ख ग, ठीक है, घा, इस तरीके से देखते हैं, या फिर ABCD करके हम 4 कैटेगरी में बांट के देखते हैं, उसको भी आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है, पहले तो आपको यही बताना है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय अवधि के दौरान जो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन होता है, जब हम उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, मान लीजिए मैं बात एग्जांपल लेता हूं दिल्ली का, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली का है, ठीक है, निश्चित समय अवधि भी होनी चाहिए, 2 समय अंतराल, यानी मान लो 2000 से लेके 2020 तक, यानी कि मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 2010 में जनसंख्या जो थी वो 1 लाख थी, और 2020 में जो जनसंख्या हो गई मान लीजिए वो 2 लाख हो गई, ठीक है, बढ़ गई। तो ऐसे में क्या है, जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए, वो परिवर्तन को हम परसेंटेज में देखते हैं कि कितने परसेंट बढ़ी है, ठीक है, उस परसेंटेज में जो हम देखते हैं उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि से आपको लगता है कि प्लस यानी बढ़ना, वृद्धि का मतलब यहाँ पे केवल बढ़ना नहीं, घट भी सकती है। मान लो कि 2010 में 1 लाख थी, लेकिन 2020 में ये 50,000 हो जाए, यानी कि पहले तो ज्यादा थी लेकिन बाद में कम हो गई, तो वो भी जनसंख्या वृद्धि ही कहलाएगा। यहाँ पे जनसंख्या में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जो परिवर्तन होते हैं, उसको जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। तो ये होता है। अब इसके बाद जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये 4 अवस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहला अवस्था जिसको हम का कह सकते हैं, इसको कहा जाता है 1921 से, ठीक है, मेनली ये 1901 से लेकर 1921 तक का था। तो यानी कि 1921 से पहले का देख लेते हैं, 1901 से लेकर 1921 तक क्या क्या हुआ है। तो इस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि में स्थिर अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में समस्या क्या हुई थी कि इस समय में ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, ठीक है, ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो अभाव के कारण छोटी छोटी बीमारियों में मर जाते थे। तो जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जन्म भी हो रहे थे, तो मृत्यु भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब खूब जन्म हो रहे हैं, जितने जन्म हो रहे हैं उतने ही लगभग मर जा रहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या ना तो बहुत बढ़ेगी ना ही घटेगी, यानी वृद्धि दर जो थी वो निम्न रही, ऋणात्मक वृद्धि दर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, बहुत निम्न थी जनसंख्या वृद्धि दर। क्यों था? क्योंकि उस समय में सुविधाएं नहीं थी, लोगों में एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज नहीं थी, ये था। ये तो हो गया आपका पहला अवस्था। दूसरी अवस्था जो है वो है 1921 से लेके 1951 तक। ठीक है। अब देखो 1921 से लेकर 1951 तक, इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि जो थी वो निरंतर बढ़ती गई, यानी जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण अब हेल्थ सर्विसेज आ गई, छोटी बीमारियों में लोग मर नहीं रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ अच्छी मिलने लगी हैं, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार आने लगा है लोगों के, तो इसलिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि होने लगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होने लगी और मृत्यु दर जो थी उसको कंट्रोल किया जाने लगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई। तो जब जन्म ज़्यादा होंगे और मृत्यु कम होने लगेगी तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें आपको जनसंख्या बढ़ती दिखेगी। फिर तीसरी अवस्था आ जाती है 1951 से लेके 1981 तक। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी थी, बहुत तेजी से, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से हम जानते हैं। और विकास कार्यों में तेजी हो गई थी क्योंकि देश का विकास हो रहा था, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं थी, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा था, इसलिए मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और जन्म दर तेज हो गई थी। यानी कि जन्म जो है
वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु जो है वो बहुत कम हो रही है। अब जन्म ज़्यादा मृत्यु कम, तो ये जो बीच में गैप आ रहा है तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, ये थर्ड। फोर्थ देखो, 1981 से लेके आज तक, अगर मैं बात करूं 1981 से लेके आज यानी 2024 तक, तो 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही, लेकिन इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, विवाह की अब औसत आयु जो है बढ़ गई है। पहले कहाँ 14-15 साल में ही शादी कर देते थे, आज के समय में 25-30 साल की एज में लोग शादी कर रहे हैं। तो विवाह की जो जो निम्न पहले आयु होती थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार भी आ रहा है। तो जनसंख्या एकदम से कम तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब देखो पेपर में ना कई बार जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन एक बार में आ जाए, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए 1951 से 1981 की अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्यों कहा जाता है, यानी केवल इतना पूछ लेंगे, या ऐसे पूछ लेंगे 1981 से लेके आज तक जनसंख्या वृद्धि में की क्या स्थिति है। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है कि बताइए भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार कौन से हैं। तो 4 भाषा परिवार जो है उसमें एक तो है भारतीय यूरोपीय, जिसको आर्य कहा जाता है यानी इंडो यूरोपियन। फिर साउथ में जाते हैं तो दक्षिण भारत में जाओगे आप, तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो द्रविड़ परिवार आ जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह ये सारी आ जाती है। फिर ऑस्ट्रिक समुदाय और चीनी तिब्बती समुदाय है। ठीक है, तो एक बार आप देखो कि कौन सी भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो है इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो आर्य यानी भारत और यूरोपीय जो है 73% लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर भारत में आपको दिखेगी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हर जगह आपको ज़्यादातर जो है भारत का जो, ठीक है, इस तरीके से जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आ जाता है वो इसी भाषा परिवार का, यानी सबसे ज़्यादा ये भाषा बोली जाती है। फिर अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूँ तो एक बार इसको इरेज करके मैं दक्षिण भारत बना देता हूँ। ठीक है, दक्षिण भारत की बात करूँ तो नीचे की जो भाषाएं ज्यादातर बोली जाती है वो आपका द्रविड़ आ जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है, 20% लोग इस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, इसमें दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़ ये तीनों आ जाते हैं। इसमें खासकर तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक, ठीक है, और केरला में मलयालम हो गई, कर्नाटक में कन्नड़ हो गई, आंध्र प्रदेश में तेलुगु वगैरह भाषा बोली जाती है, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ द्रविड़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो 2 भाषा परिवार हैं, एक है आपका ये जो ऑस्ट्रिक, जिसको ऑस्ट्रो एशियाई कहा जाता है, और फिर आ जाता है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती जो है इसको बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। ठीक है, ये खासकर जो हिमालयी क्षेत्र है, उत्तरी असम में, म्यांमार साइड में, यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल क्योंकि ये हिमालय प्रदेश में आ जाते हैं, सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, ये सब चीनी तिब्बती परिवार के तहत आते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रिक है ये आपको मेघालय, निकोबार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत के बाहर भी है, याद रखना, भारत के बाहर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपको भारत के बाहर भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ भाषा परिवार हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक कारक बताओ। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, कोई भी कारक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लो दिल्ली के अंदर ये एक छोटा सा मैंने क्षेत्र ले लिया कुछ किलोमीटर का, तो उस किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं तो वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व होता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत का मतलब पूरे देश का, राज्यों का अलग अलग होता है, किसी राज्य में कम किसी में ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरे भारत का एक एवरेज करके निकाला गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक पूछे हैं। भौतिक कारक अलग होते हैं, राजनीतिक अलग होते हैं, ठीक है, आर्थिक कारक अलग होते हैं। जैसे भी पूछे जाएं आपको उसी प्रकार से आंसर देना है। भौतिक कारक में भूमि का प्रकार, यानी भूमि किस प्रकार की है, क्या वो पहाड़ी भूमि है उबड़ खाबड़ वाली, या प्लेन भूमि है समतल वाली, ठीक है, ये देखा जाता है। फिर जलवायु देखी जाती है, जल उपलब्ध है या नहीं, मृदा कैसी है, ये देखा जाता है। यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले ये कारक है। अब मान लीजिए आपको कहीं पे रहना है, आपको कहीं बसना है,
आप कहीं पे भी बसोगे, ठीक है, आप मान लो जहाँ पे रहते हो आपको बोलते हैं कि आप इस जगह को छोड़ो किसी दूसरी जगह जाके बसो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। आप ऐसी जलवायु में जाना पसंद करोगे जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी जलवायु हो ना ज़्यादा गर्म हो। आप ऐसी जगह पे जाना रहना पसंद करोगे जहाँ पे पानी उपलब्ध हो। ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जहाँ पे मृदा यानी उपजाऊ भूमि हो, ठीक है। ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जो समतल में हो। तो ये हो गया। अब मैं इसको पॉइंट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भूमि का प्रकार। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो समतल मैदान में बसना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बसावट के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है। पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पठारी हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, या ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पे बारिश बहुत होती है, यहाँ पे जनसंख्या आपको हमेशा कम मिलेगी। क्यों? आप जानते हैं क्योंकि समतल में रहना आसान है, यहाँ पे रहना मुश्किल है, इसलिए। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि आप कहीं पे भी देखोगे जो प्लेन है, जैसे भारत में जो उत्तरी मैदान है जो घना बसा हुआ है, वो क्यों है? क्योंकि भाई वो प्लेन है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, पानी वगैरह मिल जाता है, भूमि उपजाऊ है, तो लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं। अब एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप एक बार मैप को ध्यान से देखो। अगर आपको मैप अच्छे से विजिबल है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस हिस्से में आपको बहुत घनी जनसंख्या देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे आप ऊपर की साइड जाते हो तो जनसंख्या कम हो जाती है, ठीक है। इधर आते हो राजस्थान गुजरात की साइड में तो भी आपकी जनसंख्या थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, खासकर अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको देखो कितनी कम जनसंख्या देखने को मिलती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पहाड़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या कम है, लेकिन जो समतल है, उपजाऊ है, नदी के आसपास का है, वहाँ पे आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जलवायु। लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? जो ना तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा हो, ठीक है, ऐसे क्षेत्र पे रहना पसंद करेंगे। जल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो लोग ऐसी जगह पे बसना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। और जितनी भी सभ्यताएं दुनिया में बसी हैं वो हमेशा नदियों के किनारे इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि पानी उपलब्ध होता है, खेती वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मृदा, मिट्टी। मिट्टी भी देखी जाती है भाई, ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पे खेती होगी अच्छी, ठीक है, खेती होगी, उत्पादन होगा, तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ पे लोग रहेंगे। तो ये पॉइंट देखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये तीनों ही कृषि के मामले में बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है, ठीक है। आगे देखो, एक कार्यक्रम है जिसको कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक सामाजिक अभियान है जो कि हमारी सरकार के द्वारा जो समाज में जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए लाया गया है। तो इसके बारे में आपको बताना। तो देखिए, समाज में जो विभाजन होता है पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, तो ये तो प्राकृतिक और जैविक रूप से है, क्योंकि भाई अब आपका जन्म पुरुष के रूप में हुआ है, महिला के रूप में हुआ है, इस पे आपका थोड़ी वो है, कोई बस है। तो ये तो जैविक रूप से है, 3 कैटेगरी में होता है, ठीक है। लेकिन हमारा समाज जो है ना, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, किसी भी प्रकार का जेंडर को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहा जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसके अनुसार भी कहा जाता है कि विकास में सभी जेंडर को सम्मिलित किया जाना चाहिए, यानी पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर सबको समान माना जाना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में लोगों को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जो है जेंडर को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और वो किसी भी प्रकार से भेदभाव को बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है, भेदभाव को हटाने की कोशिश करती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान है ये चलाया गया था, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं पेपर में, हो सकता क्योंकि न्यू टॉपिक है, हो सकता है आपके पेपर में ये आप पूछ लिया जाए, ठीक है, आ सकता है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। जो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आप इसको अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और आपको कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पेपर का टाइम है, काम बहुत है, पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर दिया करो, ठीक है, शेयर कर दो। थैंक्स।